Hello everyone, this is Special Educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. अपने प्रत्येक वीडियो में मेरी ये बहुत कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूँ, एक ऐसा कंटेंट बताऊँ, डिस्कस करूँ या उस पर चर्चा हो जिससे आप सभी पेरेंट्स लाभान्वित हों। तो अभी बीते दिनों हम एक बच्चे से और उसकी माँ से हम जब असेसमेंट कर रहे थे तो हम मिले, तो माँ का बहुत मेजर कंसर्न जो था वो हैंड राइटिंग था। बच्चा स्कूल जाता है लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं कि भाई देखिए गाढ़ा लिख रहा है कि हल्का लिख रहा है, बाउंड्री में नहीं लिख पा रहा है या कॉपी टू कॉपी नहीं कर पा रहा है या ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है। देखिए हैंड राइटिंग में भी सिर्फ लिखना नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे अलग अलग उसको एंगल से समझना पड़ता है। तो आज जब प्राप्ति यहाँ पे थी तो हमने कहा कि हम हैंड राइटिंग क्यों ना डिस्कस करें। एज अ स्पेशल एजुकेटर प्राप्ति मैं आपको बताऊँ कि जब बच्चा यहाँ आता है तो मैं उसकी फाइन मोटर स्किल्स को बहुत बारीकी से देखती हूँ। मैं परसेप्शन वाला पार्ट भी काफ़ी हद तक देखती हूँ। अटेंशन, क्योंकि हम स्पेशल एजुकेटर हैं तो हमारा मुद्दा ही होता है कि बच्चे का अटेंशन हम लाएंगे भाई तो वो सारे काम करेगा। तो जैसे फाइन मोटर की बात करें तो अपने यहाँ चूँकि मैं प्रत्येक माँ को ट्रेन करती हूँ कि भाई कैसे कराना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 45 मिनट की थेरेपी से बात नहीं बनेगी। ये एक जंग है और जंग हम तब जीतेंगे जब 45 मिनट के बाद भी कुछ चीज़ें एप्लीकेबल होंगी घर जाके। तो चूँकि हर एक सेटिंग की एक अपनी लिमिटेशन रहती है, तो सेंटर पे भी जैसे मान लीजिए बिंदी पेस्टिंग है, क्ले के साथ काम करना है, बहुत सारा नट्स एंड बोल्ट्स का काम है, बीडिंग है, स्टैंपिंग है, वीविंग है, थ्रेडिंग है, तो बहुत सारा फाइन मोटर एक्टिविटी। अ लॉट ऑफ वर्क वी यूज्ड टू डू विद टोंग, विद ट्वीजर। टोंग बहुत अच्छा करता है, यानी चिमटे से काम बढ़िया करता है, सैलेड के टोंग से काम करता है तो उसे आइस टोंग पे या रोटी के चिमटे पे उतार देते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, वो सब भी बहुत बढ़िया हो जाता है तो हम ट्वीजर से करते हैं। सो बहुत सारे गोल्स होते हैं, हम एक एक गोल दो गोल बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए और उस प्लान को देखते हुए कि हम उसमें कितना डाल सकते हैं ये हम करते हैं, और फिर उसके स्तर को फिर हम डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ाते जाते हैं। आज जब आप यहाँ पर हैं हमारे साथ तो आप बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप हैंड राइटिंग को किस दृष्टिकोण से देखती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हैंड राइटिंग का मुद्दा सिर्फ स्पेशल बच्चा और ऐसे नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मुद्दा है। हर माँ परेशान है, खासकर ये ऑनलाइन के ज़माने में तो हैंड राइटिंग्स हैव गॉन बिजार। तो आप अपना दृष्टिकोण बताइए या आप अपना एक हमें व्यू बताइए कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखती हैं। मैम, जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो फिर मैं इस शब्द को दो हिस्से में तोड़ूंगी, हैंड एंड राइटिंग। हाथों का इस्तेमाल जो हम लिखने के लिए कर रहे हैं। राइटिंग को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं हैंड की, कि हैंड से हम क्या क्या कर रहे हैं। और जब हम हैंड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हैंड हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो हमारे कोर से कनेक्टेड है। सो मतलब अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग कोर है, अगर आपका बैक स्मार्टली आप बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे हैं, तो आप अपने हाथ को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। मसलन इसके कि आप झुक के बैठे हैं या आप यू आर लाउचिंग डाउन योर, देन यू नॉट एबल टू राइट। तो हैंड राइटिंग की मैम जब हम बात करते हैं तो फाइन मोटर्स एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, इट्स जस्ट 1% ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की शुरुआत ही होती है आपके पोस्चर से, आप किस अवस्था में बैठ सकते हैं उस राइटिंग को करने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप नियर नॉर्मल अलाइनमेंट बैठेंगे,
साथ बैठेंगे उतना ज़्यादा आपका हैंड फ्री होगा काम करने के लिए, एक हाथ लिखने के लिए और दूसरा हाथ स्टेबलाइज करने के लिए पेपर को, ठीक है। तो पोस्चर बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादातर क्या होता है, जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज से जो बच्चे जूझ रहे होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, इवन ASD ऑल्सो, जिसमें बच्चे को आदत होती है थोड़ी थोड़ी देर में रिक्लाइन कर लेने की, स्लाउच डाउन कर लेने की, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हैंडराइटिंग को इफेक्ट कर दिया। अगर पोस्चर ही सही नहीं है तो हैंडराइटिंग की तरफ इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता, और इवेंचुअली क्या होता है, धीरे धीरे विड्रॉल होने लगता है कि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि माय बॉडी इज नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट, राइट। मुझे मेरी बॉडी का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे सीधे बैठना है। तो एक तो हो गया पोस्चर, फिर हो गया मूवमेंट। मैं कितनी देर बैठ सकता हूँ, कि मान लीजिए कि आप 6 साल के बच्चे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई तुम 10 लाइन लिख लो, ठीक है। अब वो बच्चे का टॉलरेंस ही नहीं है उतने देर बैठने का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसके सीटेड टॉलरेंस पे काम करेंगे, तब जाके हम उसको हैंडराइटिंग जैसा एक चैलेंजिंग काम देंगे जिसमें पोस्चर, सीटिंग टॉलरेंस, विजन, राइट, परसेप्चुअल स्किल्स, आपकी ऑडिटरी स्किल्स, इतनी सारी स्किल्स समेट एक साथ कोलैबोरेट करके, है ना। तो पोस्चर हुआ, बच्चे का एक्टिविटी टॉलरेंस हुआ। एक्टिविटी टॉलरेंस में बैठ के कोई भी एक्टिविटी कर लेता है, नहीं हुआ। एक्टिविटी टॉलरेंस में देख के कौन सी एक्टिविटी कर लेता है, राइट, क्योंकि जब हैंडराइटिंग की बात आती है तो कॉपी टू कॉपी, ब्लैक बोर्ड टू कॉपी, या आजकल कहे तो लैपटॉप टू कॉपी या मोबाइल टू कॉपी, राइट। सो इधर हमारा ये एक्टिविटी टॉलरेंस का स्किल आ गया। फिर अब आप देखिए, अगर विजन 100% नहीं है, हाँ, तो भी हैंडराइटिंग इफेक्टेड हो गई ना। हाँ, ये मैं तो इसकी खुद आई हैव लिव्ड दिस थिंग। क्लास 4th के बाद जब मेरी कॉपियाँ अधूरी आने लगी तो मेरी माँ उस समय में बहुत आज भी है, बहुत सशक्त लेडी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे पड़ गई। कहते हैं ना कि माँ को सबसे पहले ज्ञान होता है कि बच्चा संघर्ष कर रहा है, कि क्यों मेरी बिटिया नहीं लिख के ला पा रही है। तो खैर उस समय तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बट उस समय सरकार की तरफ से आई चेकअप स्कूल्स में हो रहे थे। उसी समय हमारा आई चेकअप हुआ और पता चला कि मेरा विजुअल एक्यूटी इफेक्टेड है। चश्मा लगा, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई, नहीं तो मैं खुद भी हैंडराइटिंग से भागने लगी थी पीछे। ओरली में बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी विजुअल स्किल्स उस बीच में आ रही थी। मैं काम छोड़ छोड़ के घर आती थी और समझ उतनी थी नहीं, तो माँ को बता भी नहीं पाती थी। मम्मी ने फिर समझा कि अच्छा ये आगे बैठती है, हमारा रोटेशन हुआ करता था, तो ये आगे बैठती है तो लिख के लाती है, पीछे बैठती है तो नहीं लिख के लाती है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जुड़ के पजल पीस को जोड़ा। मेरी विजन की वजह से मेरी हैंडराइटिंग इफेक्टेड थी। फिर परसेप्चुअल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैम। आप कितना गाढ़ा लिख रहे हैं, आप कितना हल्का लिख रहे हैं, राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं पेन पे, पेंसिल पे, या इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि पीछे प्रिंट आ जा रहा है, तो आपका क्या फ्लुएंसी इफेक्ट हो जाता है। आप 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द तो लिख लेंगे, लेकिन जब आपको फ्लुएंटली हैंडराइटिंग करनी होगी तो आपका प्रेशर उस फ्लुएंसी पे प्रभाव डालेगा। देखिए, आपका पेंसिल पकड़ने का तरीका भी आपकी हैंडराइटिंग पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ट्राइपॉड ग्रिप हम जिसको बोलते हैं, जो बच्चे में कई बार हम लोग डेवलप करते हैं, वो डेवलप तो बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि क्या बच्चा ऐसे करके ढक्कन खोल पा रहा है बोतल का, राइट। फिर धीरे धीरे ये गाड़ी जो है फाइन मोटर स्किल्स की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन उससे पहले ये असंख्य चीज़ें हैं जो एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम बच्चे में असेस करते हैं। इसके अलावा हमारे सेंसरी सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें मैंने आपको लिखाई में हमने कितने ज़ोर से पेन पकड़ा, वो कितने ज़ोर से पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, कितना ग्रेड करना है, कितना ऊपर कितना नीचे ले जाना है, वो फिर हमारी अवेयरनेस का हिस्सा आ गया। हम लोग ओटी के टर्म में उसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, जॉइंट पोजीशन सेंस, बॉडी अवेयरनेस कहाँ है आप, ठीक है। फिर हमारा वेस्टिबुलर अक्सर सेंसरी इंटीग्रेशन में थेरेपिस्ट बोलते हैं तुम्हारा प्रोप्रियोसेप्शन में दिक्कत है, तुम्हारा वेस्टिबुलर में दिक्कत है। तो वेस्टिबुलर इज समथिंग जो आपके मूवमेंट को निर्धारित करता है।
ठीक है, कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर बाद आपको मूवमेंट चाहिए। तो अगर बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम नहीं है उस लेवल का कि बच्चा उतना एक्टिविटी टॉलरेंस कर सके, तो हैंडराइटिंग अफेक्टेड होगी। फिर आपका टच, आपका टैक्टाइल सिस्टम, क्या छू सकते हैं, किस क्या छूना आपको अच्छा लग रहा है, क्या छूना अच्छा नहीं लग रहा है। ये वजह एक हो सकती है कि बच्चे Yes. पेंसिल पकड़ के लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जब ग्रिपर दे दिया तो तो दिख लेते हैं, आराम से दिख लेते हैं। तो टच भी हो गया एंड आपका प्रिहेंशन भी रोल प्ले करता है। प्रिहेंशन में जैसे हम लोग जिस तरीके से पेंसिल पकड़ी जा रही है उस तरीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन पे, ऑडिटरी, जो मतलब आप खुद समझ जाइए कि ऑडिशन कितना इफेक्ट करेगा हैंडराइटिंग को। बच्चे ने सुना, बच्चे को सुन के लिखना है, लेकिन अगर बच्चे को इस इनपुट को रजिस्टर करने के बाद प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, दोबारा दोहराऊंगी इस बात को, बच्चे ने सुना, ब्रेन तक पहुंचा, लेकिन बच्चे का प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, तो जब तक दूसरा वर्ड आया पहला गायब हो गया और रिट्राइवल नहीं हो पाया तो हमने लिखा लिया। यस, तो हमें इनपुट तो मिला, हम स्टोर जब तक करते तभी तो हम रिट्रीव करते ना, जब तक हम स्टोर करते दूसरी कमांड आ गई। तो यही होता है मैम, जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं काम, हैंडराइटिंग ही नहीं, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके अगर बोलूँ, पेन दे दो, बच्चा स्टोर कर ही नहीं पाया, अरे बोला ना पेन दे दो, फिर वो सोचा अरे पेन दे दो पेन, राइट। तो समझिए ना, बच्चे को समय लग रहा है मॉड्यूलेट करने में। तो कहने का मतलब है मैम, बहुमुखी रूप है हैंडराइटिंग की समस्याओं का। ये चंद पॉइंट्स मैंने गिनाए हैं जो पेरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। ऐसी असंख्य चीज़ें हैं जो हम लोग, एक बच्चा जब हैंडराइटिंग इश्यूज के साथ आता है तो पहले असेसमेंट करते हैं कि हैंडराइटिंग इशू की वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। पॉस्चर है, विजन है, वेस्टिबुलर है, प्रोप्रियोसेप्शन है, टैक्टाइल है, ऑडिटरी है, या बिहेवियर है। कि तुम इतना पीछे पड़ गए कि हमें करना ही नहीं, विलिंगनेस नहीं है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। हर हैंडराइटिंग की समस्या का निदान सिर्फ फाइन मोटर नहीं होता, या अगर बच्चा नहीं लिख रहा है तो आप लिखवाते जाइए, वो लिखेगा एक दिन, ये नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम लोग ना होते, राइट मैम। सो जैसे कुछ बच्चे आते हैं प्राप्ति, फाइन मोटर बहुत अच्छा है, अटेंशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब लड़के ने कह दिया मम्मी के सामने नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा, और माँ के बाहर जाते गाड़ी चल गई आगे, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं विलिंगनेस बड़ा रोल प्ले करता है। यस, अब आपको देखिए, अब अगर आप पेरेंट्स को सिंपल भाषा में समझाना चाहें कि इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, हैंडराइटिंग में समस्याएं आ रही हैं, तो हम बच्चे के साथ ऐसा क्या करना शुरू करें कि कहीं ना कहीं गाड़ी पटरी पे हमारी दिखने लगे। तो छोड़िए पढ़ाई लिखाई, पहले देखिए बच्चा खेल में कैसा है। अगर आपका 6 साल का बच्चा है तो 6 साल का बच्चा गेंद तो कैच कर लेना चाहिए। क्या वो गेंद को कैच कर पा रहा है? या अगर आपने बोला दे दो, फेंको फेंको फेंको, क्या वो पकड़ पा रहा है? आ गया विजुअल स्किल्स, आ गया ऑडिटरी स्किल्स, आ गया परसेप्शन, आ गया अटेंशन, आ गया परसेप्शन, राइट, सब कुछ आ गया। तो एंड दैट टू इन अ प्ले वे। यस, तो आप एकेडमिक्स की चिंता ना करते हुए बच्चे का खेल देखिए पहले। हम तो यही करते हैं मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट खेल के माध्यम से बच्चे के साथ काम करता है, ताकि उनको ये भी ना लगे कि हमसे काम करवाया जा रहा है और हमारा काम भी हो जाए। तो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ बच्चे के खेल को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आपका बच्चा कितने तरीके के खेल खेल रहा है, उसके खेल में पर्पस है, वो अराउज्ड है, वो अटेंटिव है, उसके एक्शंस पर्पसफुल है, उसका अफेक्ट कैसा है, चेहरे के भाव। यस यस, सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ फाइन मोटर। व्हेन इट इज हैंड राइटिंग इट इज नॉट ऑलवेज फाइन मोटर। प्राप्ति, आपको पता है जब सेंटर पे हम बच्चों के लिए इंटरवेंशन प्लान करते हैं तो अपने आईपी प्लान्स में हम कोई भी फाइन मोटर एक्टिविटी डालें। घर पे हम हमेशा उनको बोलते हैं कि आप घर के जो रोजमर्रा के बच्चे को संलग्न करिए, सहभागिता रखिए। मैम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया है। अब देखिए बच्चे हमारे, मान लीजिए किसी बच्चे का हैंडराइटिंग
पुअर होने का असेसमेंट में वजह निकल के आया है फाइन मोटर लैंग्स, कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स एज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम बच्चे का थेरेपी चल रहा है कि बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स बिल्डअप हो जाए। मदर भी घर पे कर रही हैं, थेरेपिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यू करते हैं तो क्या पता चलता है जी 6 साल का बच्चा रोटी नहीं तोड़ रहा है अपनी खुद से, माँ ने ही सब तोड़ के, और तोड़ के भी नहीं, इधर ही खिला दिए। बहुत बार होता है। और टूथपेस्ट नहीं प्रेस कर रहा है पेस्ट निकालने के लिए, वो छोड़िए, पानी पीना है तो बॉटल का ढक्कन नहीं खोल रहा है, माँ के पास लेके आ रहा है कि आप खोलिए, तो ये भी तो फाइन मोटर है। वो भी छोड़िए, सुसु आई है तो ही इज जस्ट टेकिंग ऑफ हिज जिप, या अपना पैंट ही निकाल रहे हैं नीचे, क्या मम्मी के पास चले जा रहे हैं, मम्मा ने निकाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब वो समय है कि हम पेरेंट्स को ये राज खोलें और ये बताएं हम और आप मिलके कि कोई भी थेरेपी 40 मिनट में नहीं समाती है। अगर आप उसके एसेंस को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये एक प्रैक्टिस है जो आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार बच्चे के एंगेजमेंट में होनी चाहिए। मैं और आप भी मदर हैं, हम अपने बच्चों के साथ नहीं हैं इस समय, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये इंश्योर करती हैं कि जब हम ना हो हमारे बच्चे कॉन्स्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में हो, राइट। गैजेट्स हमारे बच्चे भी देखेंगे, लेकिन वो उतना ही देखें जितना उनकी लर्निंग ना इफेक्ट हो। और यहाँ क्या हो रहा है, तो ना बच्चे का विजुअल अटेंशन है, ना बच्चा खाने की प्लेट को महसूस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जब वो खाना ही नहीं देख रहा है तो टेबल के वर्ड्स और लैंग्वेज क्या आज दिखेगा? आपसे बात करके, डिस्कस करके ऐसा लग रहा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पेशल एजुकेशन थेरेपीज की बात करें, स्पीच तो मैंने कभी ऐसे डिस्कस नहीं की है, लेकिन आज मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ये सुबह से उठकर रात तक सोने वाली चलने वाली और प्रक्रिया पेरेंट्स है। इसको गलत बिल्कुल ना समझे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचेंगे कि भाई हम पूरे दिन थेरेपी करा ही नहीं सकते। भैया आप ये समझिए ना कि ढक्कन खोलना भी बॉटल का थेरेप्यूटिक है। अगर आपके बच्चे का फाइन मोटर वीक है हम तो नट बोल्ट्स करा तो रहे हैं सेंटर पे। यस, अगर आपका बच्चा बनाना खा रहा है और उसने पील ऑफ करके खुद से खाया तो थेरेप्यूटिक हो गया ना, वो फाइन मोटर पे काम हो गया बिना सेंटर पे, राइट। बिना प्रेशियस सारे काम हैं जो हम अपनी लाइफ स्किल्स जब बच्चे को कराएं, ADL यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कराएं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम कि आपने मुझे ये माध्यम दिया अपनी बात पहुँचा पाने का, जो मैं हाथ जोड़ के सबसे बोलूँगी कि थेरेपी आपके बच्चे के दिन का एक हिस्सा है। राइट। मैं और पूजा मैडम आपके बच्चे का एक हिस्सा है, आपका एक हिस्सा है। आप उस 18 घंटे को बिल्कुल मत भूलिए जो आपका बहुत प्रेशियस 18 घंटा है। बच्चा खाना खा रहा है तो कैसे खा रहा है, बच्चा अगर धूप सेक रहा है तो कैसे सेक रहा है, बच्चा अगर साइकिल चला रहा है तो कैसे चला रहा है, इज ही लिविंग दैट मोमेंट, इज ही हैप्पी इन दैट मोमेंट, इज ही। ऐसा नहीं है कि भैया हमारा बच्चा तो वीडियो देख के ही खुश होता है, देन यू हैव टू चेक योरसेल्फ। है ऐसी पेरेंट्स, मैडम वीडियो ना दिखाए तो खाना खाता ही नहीं है। अरे तो कब तक दिखा के खिलाएंगे आप बता दीजिए, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इंटरवीन करेगा या मैडम इंटरवीन करेंगे। आप रिटर्न में दे दीजिए कि मैडम साल भर और वीडियो दिखा के खिलाएंगे, फिर हम भी लिख के देंगे कि भाई 1 साल का काम 6 साल लगेगा, क्योंकि व्यवहार की सतह तोड़ना बहुत मुश्किल है, कच्ची माटी को ढालना बहुत आसान है। एक मटकी को तोड़ के दोबारा से उसी मिट्टी को नहीं बना सकते आप। फिर आप क्या होता है, आप कॉम्पेंसेशन पे काम करते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, फिर आप कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कि चलो बच्चा अगर पेंसिल नहीं पकड़ रहा तो ग्रिपर दे दो। हम तो कह रहे हैं भैया पकड़ना सिखाएंगे ना, पहले बच्चा ढक्कन तो खोले, पजामा तो ऊपर करे, थेराबैंड से कुछ करामात तो दिखाए, पकड़ के जंगल जिम में ऊपर तो चढ़ जाए, आया ना फाइन मोटर। तो मैम we'll have to change the way we are looking at therapies now. थेरेपी 40 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे का खेल नहीं है, ये तरीका है हमारे दिन को जीने का। अब जैसे मेरे और आपके लिए ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इट इज थेरेप्यूटिक फॉर अस। ये हमें हमसे मिला रहा है, राइट। हमें क्या खुशी मिल रही है ये देखे, ये हमारे लिए थेरेपी का काम कर रहा है, राइट। This is an oxygen for us. Yes, yes, absolutely. We derive pleasure through it.
Absolutely right. So you have to understand, you have to halt, think, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और मेरे बच्चे की जो समस्या है उसका मुख्य कॉज ऑटिज्म, ADHD, CP या कोई सिंड्रोम नहीं हो सकता। वो क्या एक स्ट्रैंड है जो हम पकड़ के चोटी गूंथ नहीं पा रहे हैं। पकड़ो ना उस स्ट्रैंड को, गुंदेगी चोटी, उस ऑटिज्म ADHD के साथ भी गुंदेगी। असंख्य ऐसे लोग हैं जिसको पेरेंट्स अभी गूगल करके देख सकते हैं, individuals with autism excelling in their field. Right. I hope मुझे really जब मुझे इतना मजा, and we can actually feel goosebumps exactly in our bodies. जब मुझे लग रहा है कि जैसे हम आनंद आ गया, हम अपनी जब बात करते हैं मुझे लगता है कि इन वीडियोस के माध्यम से आपका दृष्टिकोण ज़रूर बदलेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिर्फ फाइन मोटर से ही नहीं सारी चीज़ें, आपने कहा कि वो एक हिस्सा है, लेकिन उसमें परसेप्शन भी है, अटेंशन भी है, अराउजल भी है, सिटिंग टॉलरेंस भी है, ऑडिटरी भी आ रहा है, बहुत सारा कुछ है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट डायग्नोसिस व्हिच योर चाइल्ड इज हैविंग, हमको डेली लाइफ स्किल को प्लान करना है। बिल्कुल, सेंटर पे तो हम नट्स एंड बोल्ट्स करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं, टॉन्ग पे करा रहे हैं, ट्विजर पे करा रहे हैं, बहुत बारीक से बारीक काम करा रहे हैं, लेकिन आपसे बात करके वो सोचते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म है या ADHD। आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा एक 5 साल का बच्चा है जिसको पैंट उतार के सुसु करना आना चाहिए, जिसको ट्यूब को प्रेस करके टूथपेस्ट निकालना आना चाहिए। नहीं आता है तो हम 200 बार करेंगे, देखते हैं कब तक नहीं आता। इसके लिए परेशान होइए ना, हैंडराइटिंग अपने आप आ जाएगी। हिम्मत हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है हिम्मत हारने की। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और सेंटर पर और जो लोग उससे जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं उनको हमेशा एक बात याद कराती रहती हूँ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल एंड हेल्पफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।